हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और ये बताया था कि फंडामेंटल फोर्सेस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। 2 फंडामेंटल फोर्सेस मैक्रोस्कोपिक में होते हैं, यानी 2 फंडामेंटल फोर्सेस कहाँ होते हैं? मैक्रोस्कोपिक में, मैक्रोस्कोपिक वर्ड में, जबकि 2 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ड में। 2 फंडामेंटल फोर्सेस मैक्रोस्कोपिक वर्ड में होते हैं, जबकि 2 फंडामेंटल फोर्सेस, अदर 2 फंडामेंटल फोर्सेस माइक्रोस्कोपिक वर्ड में होते हैं। जो मैक्रोस्कोपिक में थे उसमें से 2 थे, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैक्रोस्कोपिक में कितने थे? 2, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये 2 मैक्रो में थे। मैक्रो में 2 फोर्स थे, यानी मैक्रोस्कोपिक वर्ड में 2 फंडामेंटल फोर्स थे और उनमें से पहला फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी ये 2 फोर्स थे मैक्रोस्कोपिक वर्ड में, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। आज हम किस पे बात करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? तो समझिए ध्यान से। आज हम फंडामेंटल फोर्स का यानी मैक्रोस्कोपिक वर्ड का सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मेनली 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मेनली 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से? एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वो 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स था, बिटवीन 2 चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वो 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स था, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स था वो मैग्नेट्स के बीच था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच था? मैग्नेट्स के बीच। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स था, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 2 मैग्नेट्स के बीच लगने वाला फोर्स था। चार्ज के बारे में आप जानते हैं, जिससे हमारे घरों में लाइट आती है, यानी चार्ज का फ्लो ही करंट कहलाता है। हमारे घरों में करंट आती है जिससे पंखा चलता है, बल्ब जलता है। ये करंट किसकी वजह से जनरेट होती है? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो होने की वजह से ही करंट जनरेट होती है। तो 2 चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जबकि मैग्नेट्स की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स था, जबकि मैग्नेटिक फोर्स 2 मैग्नेट के बीच लगने वाला फोर्स था। और इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी। इनको सम्मिलित रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा गया, यानी जो फोर्स 2 चार्ज के बीच लगने वाला था, नियर अबाउट वैसा ही फोर्स 2 मैग्नेट के बीच लग रहा था। जैसा फोर्स 2 चार्जों के बीच लग रहा था वैसा ही फोर्स 2 मैग्नेट्स के बीच लग रहा था। तो इसलिए इन दोनों फोर्सों को हम एक साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के 2 पोर्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? अभी हमने जो डिफिनेशन बताई, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, एट रेस्ट। देखिए, चार्ज दोनों रेस्ट में होने चाहिए, क्योंकि चार्ज अगर मोशन में आ गए तो करंट बन जाएगी। चार्ज के मोशन में आने की वजह से वही चार्ज जब तक रेस्ट में होगा तब तक तो चार्ज रहेगा, लेकिन अगर चार्ज मोशन में आ जाए तो मोशन में आने से क्या बन जाता है? करंट। और करंट की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है, याद रखिए, करंट की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। करंट की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। यानी दोनों फोर्स देखिए एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। चार्ज की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ उसको तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे, लेकिन ये रेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि जब तक रेस्ट में रहेगा तभी तक चार्ज रहेगा। अगर यही चार्ज फ्लो करने लगे, अगर यही चार्ज मोशन में आ जाए तो करंट बन जाएगा, और करंट की वजह से जो फोर्स होता है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अभी हम मैग्नेटिक फोर्स से पढ़ेंगे तो यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी जब दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होंगे तब उनके बीच जो फोर्स लगेगा इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और इसके बारे में सब कूलाम ने बताया था। क्या था कूलाम की डिफिनेशन? क्या थी? कूलाम ने कहा था कि अगर कोई भी 2 चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस r पे रख दिए जाएं, अगर कोई भी 2 चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस r पे रख दिए जाएं,
तो इनके बीच एक फोर्स लगने लगता है। वो फोर्स होता क्या है? वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। यानी ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। कैसा भी फोर्स हो सकता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है। तो कूलाम ने इस पर पूरी स्टडी की और ये बताया कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो होता कितना है। आप क्लास 12th में पहले लेसन में इसको डीपली पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझिए। तो कूलाम ने क्या कहा था? अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन चार्जेस, द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, इनके बीच एक फोर्स लगेगा, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, यानी Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो आपका फोर्स होगा दोनों चार्जों के बीच लगने वाला, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जो होगा वो दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा, यानी दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा, और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये था कूलाम्स लॉ, और ये फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन भी हो सकता था, रिपल्सन भी हो सकता था। तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगा वो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी फोर्स था उसको कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था दो चार्ज के बीच का, तो उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। यानी दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच जो फोर्स लगने वाला होगा उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। जैसे हम दो मैग्नेट अगर ले लें, हमने दो मैग्नेट लिए, आप जानते हैं मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ, और ये भी नॉर्थ साउथ। तो इन दो पोल्स के बीच जो एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अगर अपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्शन होगा, सेम पोल हो जाएंगे, मतलब इधर अगर S होता और इधर N होता तो रिपल्सन फोर्स हो जाता। सेम पोल में रिपल्सन होता है और अपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स लगा उसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। क्या होगा? सेम पोल तो अट्रैक्शन, सेम पोल में अट्रैक्शन होगा। अगर अपोजिट पोल होंगे, अपोजिट का मतलब हमने मैग्नेट इस तरह से बनाया, NS, दूसरा मैग्नेट NS, तो अगर अपोजिट पोल आ गए, ये S और N अपोजिट पोल आ गए, तो इनके बीच एक फोर्स काम करेगा, और ये फोर्स होगा, सॉरी, सेम पोल्स रिपल्सन होगा, सेम पोल रिपल्सन होगा, सेम पोल रिपल्सन, और अपोजिट पोल, ये इसका S और इसके N के सामने आएगा तो ये अट्रैक्शन होगा। सेम पोल में रिपल्सन होगा और अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होगा। उसी तरह से चार्ज में भी यही होता है। अगर दोनों सेम चार्ज ले लें आप, अगर आप दोनों सेम चार्ज ले लें, यानी ये भी चार्ज आपका प्लस हो और ये भी चार्ज प्लस हो, तो इनके बीच ऐसी सिचुएशन में इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन होगा, वो रिपल्सन होगा। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज हो, एक चार्ज तो प्लस हो लेकिन दूसरा चार्ज माइनस हो, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा, इनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो अट्रैक्शन होगा। जिस तरह से सेम चार्ज में रिपल्सन होता है और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, उसी तरह से मैग्नेट में भी यही प्रॉपर्टी होती है, सेम पोल में रिपल्सन होता है और अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एक जैसे होते हैं। हाँ, और एक खास बात और, ये जो आपका फोर्स जनरेट हो रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो किसकी वजह से जनरेट हो रहा था? चार्ज की वजह से। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो रहा था चार्ज की वजह से, चार्ज की वजह से जनरेट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज की वजह से जनरेट हो रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर यही चार्ज आ जाए मोशन में, यही चार्ज कैसा हो जाए? मोशन में, तो चार्ज के मोशन में आने की वजह से बनती है करंट। चार्ज के मोशन में आने की वजह से क्या बनती है? करंट। यानी मूविंग चार्ज को ही हम करंट कहते हैं। जब तक वो रुका हुआ होगा तब तक तो चार्ज होगा, लेकिन अगर वो मोशन में आ जाएगा तो करंट बन जाएगी, और करंट की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। अब आप देखिए, वही चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स भी जनरेट कर रहा था, यही चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स भी जनरेट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स, यही चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स भी जनरेट कर रहा था, और यही चार्ज मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट कर रहा है। बस सिचुएशन क्या हो गई? जब चार्ज मोशन में आया तो करंट बनी, तब मैग्नेटिक फोर्स जनरेट किया उसने। यानी चार्ज ही दोनों तरह के फोर्स जनरेट कर देता है। चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी बनता है और चार्ज से ही मैग्नेटिक फोर्स भी बनता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जब तक वो रेस्ट में रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जब वो मोशन में आ जाएगा तो
मैग्नेटिक फोर्स बनाएगा। यानी वही चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स भी बना रहा है और मैग्नेटिक फोर्स भी बना रहा है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को एक साथ रीड करते हैं, कंसीडर करते हैं और उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, और दो मैग्नेट के बीच लगने वाला फोर्स था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वही चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी बनाता है, लेकिन जब तक रेस्ट में रहेगा। अगर चार्ज मोशन में आ जाएगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स बनाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जैसे आपकी पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने पढ़ा था कि वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव था। ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव था, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। लाइक चार्जेस, लाइक का मतलब सेम, लाइक का मतलब सेम, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी अभी हमने आपको बताया कि अगर प्लस और प्लस पास पास लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, वाइल अपोजिट चार्जेस यानी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो एक निगेटिव चार्ज हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह से मैग्नेट भी होगा, अगर सेम पोल लाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ के पास आएगा या साउथ साउथ के पास आएगा तो रिपेल कर, नॉर्थ नॉर्थ के पास और साउथ साउथ के पास आएगा तो रिपेल करेंगे। यानी सेम पोल रिपेल करते हैं जबकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है? अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा F इक्वल टू यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे R जो है वो स्क्वायर में है और अपॉन में है, इसलिए इनवर्स में। R स्क्वायर में है और अपॉन में है, इसलिए क्या बोलेंगे? इनवर्स। तो इसलिए इनवर्स स्क्वायर यानी इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। इसकी रेंज जो होती है वो ज़्यादा होती है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से कम होती है। इसकी रेंज ज़्यादा होती है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से कम होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, यानी नियर अबाउट इन्फिनाइट होती है। इसकी इन्फिनाइट तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये भी बहुत लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है। इट इज़ 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है। हमने ये भी आपको एक्सप्लेन किया था, ये चीज़ बताई थी कि नेचर में जितने भी फोर्स है उनमें से सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है। और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव वो फोर्स होते हैं जिनसे किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अभी ये चीज़ आप आगे अच्छे से समझेंगे कि कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव या सेंट्रल फोर्स क्या है। ये पूरा टॉपिक आप पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये सेंट्रल फोर्स है और ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर?